हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल बी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिमांड कर्व हमने ड्रॉ कर रखी थी पहले पार्ट में, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो एक तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शिफ्ट होगा और कौन सी फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग हमें देखने को मिलेगी, जबकि प्राइस स्टेबल रहेगी। यानी कि दाम जो चीजें हम लोग खरीद रहे हैं उसकी दाम तो कोई दाम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उनमें बदलाव होने की वजह से कर्व जो है वो किस तरीके से यहाँ पे शिफ्टिंग कर्व में हमें देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर से प्राइस को छोड़ के किसी भी चीज को जब हम खरीदने जाते हैं तब उसकी कीमत को छोड़ के ऐसे बाकी कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से मार्केट में उस चीज की डिमांड कम या ज्यादा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब कि किसी भी चीज की जो डिमांड होती है वो पर्टिकुलरली सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं होती है, बाकी सारे फैक्टर्स भी उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ पे व्हाट डिटरमाइंस द मार्केट डिमांड फॉर एप्पल्स, पेट्रोल और कंप्यूटर्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से, जो मान लीजिए एग्जांपल है, ये एप्पल है, पेट्रोल है या जो कंप्यूटर है, उनकी डिमांड यहाँ पे मार्केट में कम ज्यादा हो रही है। होल एरे ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस हाउ मच विल बी डिमांडेड एट ए गिवन। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है एक बार यहाँ पे दे रखे हैं उन्होंने कि एवरेज लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जो इंडिविजुअल लोग है उनकी इनकम कितनी है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि पर्टिकुलर देश में या पर्टिकुलर मार्केट में लोग कितने रह रहे हैं, द प्राइजेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो सब्सटीट्यूट है, रिलेटेड गुड यानी कि जो महंगी चीज है उसे हम लोग नहीं खरीदेंगे, उसकी जैसे कोई और चीज खरीदेंगे ताकि हमारी जरूरत को पूरा कर सके। तो वो जो सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, जो अदर ऑप्शन है हमारे पास उस चीज के लिए, वो कितना अवेलेबल है, उसके दाम कितने हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल टेस्ट है ना, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या क्या है, एंड स्पेशल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि कौन से एरिया में है, कौन से सीजन में है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड मार्केट में कितनी होने वाली है। ठीक है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इनकम है ना, द एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड। तो बोल रहे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों की इनकम। आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो या कोई चीज खरीदने जाते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि मार्केट में वो अवेलेबल है या नहीं, या उसका सब्स्टिट्यूट मुझे मिलेगा या नहीं, वो चीज महंगी होगी तो मैं खरीदूंगा या नहीं। आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आ जाती है कि आप, मेरे पास पैसे है या नहीं, उस चीज को खरीदने के लिए क्या मैं कैपेबल हूँ या नहीं। तो यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये डिटर्मिनेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट की डिटर्मिनेंट है ये। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये होता है कि आपका इनकम कितना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इनकम जो होता है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है डिमांड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इनकम कितना है। जब लोगों का इनकम बढ़ता है ना तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है। तो परचेसिंग पावर बढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, मैं इतना जो है वो चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि लोग, बहुत सारी जो चीज़ें होती है उनकी यहाँ पे मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग जो पहले मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहे थे, अब क्या करेंगे, अब वहाँ पे कार लेने के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। यानी कि अपनी परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। एज पीपल्स इनकम राइज, इंडिविजुअल्स टेंड टू बाय मोर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इवन इफ प्राइजेस डू नॉट चेंज। है ना, जाहिर सी बात है, प्राइजेस, अगर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो प्राइजेस पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइजेस बढ़ भी जाते हैं तो, या प्राइजेस घट नहीं भी घटते हैं तो, लेकिन आपकी परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ जाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है हमारा द साइज ऑफ द मार्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस मार्केट में चीजें हम लोग खरीद रहे हैं उसकी साइज कितनी है ना। कोई कोई पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मेजर्ड से बाय द पॉपुलेशन क्लियरली अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड। है ना, जो पॉपुलेशन होती है वो डिमांड वो अफेक्ट करती है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड यहाँ पे होती है। द डिमांड फॉर एप्पल्स इन मुंबई मार्केट इज हायर देन द डिमांड obtained in the भुवनेश्वर मार्केट एज द पॉपुलेशन इन मुंबई इज लार्जर देन इन भुवनेश्वर। जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज की डिमांड मुंबई में ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा है, एज कम्पेयर टू कोई ऐसा एरिया जो रूरल एरिया में आता है, जैसे कि भुवनेश्वर। यहाँ पे लोगों की संख्या कम है तो यहाँ पे डिमांड कम होगी, मुंबई में लोगों की संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड जो है वो यहाँ पे ज्यादा होने वाली है। मतलब क्या, कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है, और छोटी छोटी सिटीज में लोग क्या करते हैं
कि मान लीजिए एक हमारा डेली लाइफ एग्जांपल लेंगे कि स्मार्टफ़ोन जो होते हैं, स्मार्टफ़ोन ज़्यादातर क्या होते हैं, जो मुंबई या जो बड़े-बड़े शहर होते हैं, जहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, वो लोग वहाँ उनसे ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, ना कि हम जैसे रूरल लोगों जो गाँव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनकी डिमांड उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कम होती है। अब आगे का फैक्टर है हमारे दी प्राइसेज़ एंड द अवेलेबिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इनकम बढ़ रहा है, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ अवेलेबल भी होनी चाहिए ना। या अगर अवेलेबल है, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो चीज़ महँगी है, तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होना चाहिए। द प्राइसेज़ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट होता है, उनके क्या दाम है, वो कितने प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, ये भी प्रभावित करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड को लेके। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स में हमारे 2 गुड्स आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यानी कि ये अल्टरनेटिव प्रोडक्ट होते हैं। अल्टरनेटिव मतलब अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, उसके जो फीचर्स है मान लीजिए प्रोडक्ट बी है, तो अगर प्रोडक्ट ए महँगा हो जाता है, एग्जाम्पल सिंपल से कि हमारा डेली लाइफ का तूर दाल और मूँग दाल है ना, मान लीजिए ये तूर दाल है और ये यहाँ पे मूँग दाल है। तो दोनों के काम एक है, हम इन दोनों को दोनों को यूज़ करके यहाँ पे दाल बनाते हैं। अगर तूर दाल यहाँ पे महँगी हो जाती है तो लोगों को सब्स्टिट्यूट क्या है? मूँग दाल, जो कि अभी भी रीज़नेबल है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्टरनेट गुड्स होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं तो ह लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। अब दूसरा गुड क्या आता है रिलेटेड गुड में, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है? एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी सेम होता है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ आती है। जो चीज़ हम पहले खरीदने वाले थे लेकिन महँगी हमें लग रही थी, तो उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूट ढूँढा। तो वही यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो महँगी चीज़ है पहली वाली, उसके साथ यूज़ करने के लिए है। मतलब कि किसी एक चीज़ की यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड भी यहाँ पे बढ़ जाएँगी। एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए आपने कार खरीदी, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो पेट्रोल की जो डिमांड है, या जो इंश्योरेंस की डिमांड है, या जो सर्विसिंग की डिमांड है, वो भी यहाँ पे धीरे-धीरे बढ़ जाएगी। वो ऐसे होते हैं रिलेटेड गुड्स, यानी कि हमें ये भी देखना है कि जो रिलेटेड गुड्स है उनके दाम कितने हैं, वो कितने अवेलेबल है, इस पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारी डिमांड है वो कितनी रहने वाली है। A particularly important connection exists among the substitute good ones that tend to perform the same function such as apples and the oatmeal. अब बोल रहे हैं कि पेन्स एंड दी, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने। एग्जांपल कौन से है कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ठीक है? तो एप्पल के लिए यहाँ पे ओटमील सब्स्टिट्यूट है, पेन के लिए पेंसिल सब्स्टिट्यूट है, स्मॉल कार के लिए लार्ज कार सब्स्टिट्यूट है और ऑयल के लिए नेचुरल गैस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन हो जाता है किन किन के बीच, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या सब्स्टिट्यूट गुड वही होते हैं कि जो सेम फंक्शन करते हैं मेन प्रोडक्ट की तरह। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन हो जाता है अलग-अलग सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कि क्या प्राइस के कम ज़्यादा होने की वजह से नहीं, मतलब क्या है कि जो प्राइस में बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को अगर सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कम दाम में मिल रहा है और ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट की तरफ यहाँ पे स्विच करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड कर्व हमारा चेंज हो जाएगा, है ना? प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, फिर भी सब्स्टिट्यूट अगर सस्ता हो गया है, तो लोग उनकी सब्स्टिट्यूट की तरफ यहाँ पे जाएँगे। मतलब कि एप्पल के दाम अगर बढ़ गए, तो लोग सोचेंगे एप्पल क्यों खाएँ ना, ओटमील खाएँगे। पेन के दाम बढ़ गए तो पेंसिल यूज़ करेंगे, लार्ज कार के दाम बढ़ गए तो स्मॉल कार खरीदेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, वो सोचते हैं कि नहीं प्राइस बढ़ गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग बड़ी कार ही खरीदेंगे, तो वो भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब आगे इनका कहना है, आगे का पॉइंट है हमारे टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस, ओके? तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस में हम लोग क्या करेंगे कि इन एडिशन टू दिस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स देयर इज अ सेट ऑफ सब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। ये तो बाकी जो हमने देखे वो ऑब्जेक्टिव यानी कि वो डायरेक्टली एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि डिपेंड करता है कि लोगों की पर्सनल चॉइसेस क्या क्या होती है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंड होता है कि अभी सीज़न क्या चल रहा है, या अभी कोई फेस्टिवल चल रहा है या नहीं। इस पे डिपेंड करता है कि आपके जो डिमांड कैसी रहने वाली है ना? दीज़ आर द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस। टेस्ट रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। तो टेस्ट यानी क्या?
कि किसी पर्टिकुलर, देखिए हम लोग दिवाली में भी क्या करते हैं ना, दिवाली में मान लीजिए हम इंडिया में दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हमें पता है कि दिवाली में क्या होता है, मान लीजिए शुगर के दाम अगर बढ़ भी जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, दिवाली तो साल में एक बार आते हैं, हम लोग तो जम के मनाएंगे। तो दिवाली में हम लोग ये नहीं सोचते कि दाम बढ़ गए, ठीक है, दाम बढ़ भी जाते हैं तो भी हम खरीदते हैं। ये क्या है, ये टेस्ट है, ये प्रेफरेंस है, आप लोग प्रेफर करते हो, नहीं कोई बात नहीं, अगर दाम बढ़ते हैं तो भी हम लोग दिवाली अच्छे से मनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, प्राइजेस बढ़ भी गए तो भी हमने हमारा कंजम्पशन कम नहीं किया। तो ये यहाँ पे बोलने की बात कर रहे हैं कि अगर प्राइजेस में बदलाव होने की वजह से ही यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोगों की प्रेफरेंसेस टेस्ट की वजह से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं डेली लाइफ, जैसे कि मान लीजिए कोई वेदर में अगर बदलाव आ जाता है, या फेस्टिवल होता है, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में अगर कोई बदलाव आता है, तो भी लोगों की डिमांड यहाँ पे कम, प्राइजेस स्टेबल रहने के बाद भी डिमांड जो है वो कम ज्यादा यहाँ पे हो सकती है। कहने का मतलब कि जो मान लीजिए समर होता है, धूप के दिनों में हम लोग क्या करते हैं ना, डिमांड यहाँ पे एयर कंडीशनर की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है, या जो रेनी सीजन में यहाँ पे अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाती है। क्या हुआ, प्राइस स्टेबल है लेकिन लोगों के प्रेफरेंसेस की वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। टेस्ट रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, वही कि लोगों का इन्फ्लुएंस क्या क्या मतलब उस पर्टिकुलर चीज का लोगों के दिमाग पे क्या इन्फ्लुएंस है, उस पे भी उसका भी यहाँ पे डिमांड पे असर होता है। They may reflect a genuine psychological or physiological needs for liquid love और एक्साइटमेंट है। मतलब कि डिपेंड करता है कि हर एक आदमी की साइकोलॉजी क्या है उस पर्टिकुलर चीज को लेके। कोई कोई लोग दिवाली में ये भी सोचते हैं कि अरे जाने दो यार, इतनी महंगी हो गई, क्या दिवाली खाना, हर साल आता है। कोई कोई सोचते नहीं नहीं, साल में एक बार ही आता है, हम तो जम के मनाएंगे। ये होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर की, मतलब लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज अब तक मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। आप लोगों को लगता होगा कि मैडम ये क्या बता रही है, हर बार क्वेश्चन चेंज कर देती है, हर बार यहाँ पे डिमांड करो को लेके एग्जाम्पल बदल देती है। लेकिन एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये पूरा जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये ऐसा ही है। क्योंकि हम इसे इकोनॉमी एज अ होल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इकोनॉमी में रहते हैं, हर किसी की चॉइसेस अलग अलग होती है, हर कोई अलग अलग सोचता है। तो हर एक आदमी की सोच को लेके यहाँ पे ये चैप्टर को बनाया गया है। आपको इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, आप रट नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी ना चीज दाम अगर बढ़ जाते हैं तो कोई सोचता है अरे क्या खाना, इतना महंगी चीज हो गई। कोई कोई सोचते अरे जाने दो यार, जिंदगी तो एक बार ही मिलती है, कितना भी महंगा हो हम साथ में थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि सामने वाले की सोच क्या है। इस पे ये अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग तरीके से फिट किए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि दे में ऑल्सो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए फॉर लिक्विड लव एक्साइटमेंट, वही की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। जो कोई जिन किसी को भी लिक्विड कंज्यूम करना अच्छा लगता है, किसी किसी को लव को लेकर उनकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, कोई कोई एक्साइटमेंट को लेकर अलग अलग होती है। तो इस तरीके से लोगों की डिमांड यहाँ पे अफेक्ट होती है प्राइस नहीं होने के बाद भी। एंड दे में इंक्लूड आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड क्रेविंग्स फॉर सिगरेट, ड्रग, फैंसी स्पोर्ट्स कार्ड। वही होता है कि ये क्या है, ये क्रेविंग है। क्रेविंग मतलब कि ये चीज महंगी भी हो जाती है तो भी लोग खरीदते हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, ड्रग हो गया। एक बार आदत लग जाती है तो लोग महंगी महंगी भी हो जाए तो भी इसे खरीद लेते हैं। दे में ऑल्सो कंटेन अ लार्ज एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड रिलीजन, है ना। तो जो अपना रिलीजन है, ट्रेडिशन है, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से भी डिमांड यहाँ पे बदल जाती है। मतलब कि ईटिंग बीफ इज पॉपुलर इन अमेरिका बट टैबू इन इंडिया, वाइल करीड जेलीफिश इज डिलिकेसी इन जापान बट वुड मेक मेनी अमेरिकन गैग। वही बोल रहे हैं कि ईटिंग बीफ यानी कि जो एक तरीके का यहाँ पे मांस होता है, मीट होता है। तो उसे अमेरिका में लोग बड़ी बड़ी आराम से बड़ी पसंद से खाते हैं, लेकिन इंडिया में इससे मना है। लेकिन वही जो जेलीफिश होती है उसकी अगर सब्जी करी हम लोग बनाए तो वो जापान में लोग प्यार से खाते हैं, लेकिन अमेरिका वाले इसे बिल्कुल भी नहीं खाते। ये डिपेंड करता है कि रिलीजन क्या है, आपका ट्रेडिशन क्या है, उस हिसाब से पर्टिकुलर चीज की डिमांड यहाँ पे कम ज़्यादा होती रहती है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे कि स्पेशल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो स्पेशल इन्फ्लुएंसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि वही पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या इन्फ्लुएंस है आपके दिमाग में। कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है, तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं टीवी पे, बार बार एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, या जो फैशन ट्रेंड करंट अभी चल रहा है उसको लेके बहुत सारे मतलब कि टीवी पे अगर किसी एक स्मार्टफ़ोन की ऐड बार-बार आते रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो लोग उसे खरीदें। ये होता है आपका टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस। अब स्पेशल इन्फ्लुएंस में भी वही हम लोग देखेंगे कि जो फेस्टिवल में हम लोग फेस्टिवल में जो कपड़े खरीदते हैं, है ना? जो ट्रेडिशनल कपड़े हम लोग खरीदते हैं, उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है। या वेदर पैटर्न के हिसाब से, है ना? जो एसी की हमने देखा, ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? ये कौन से? ये ऊपर वाला।
कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस और स्पेशल इन्फ्लुएंसेस, लेकिन थोड़ा सा अलग क्या है, जो एग्जांपल मैंने ऊपर बताया टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कि एसी का, वो स्पेशल इन्फ्लुएंस में ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि टेस्ट में क्या हो जाता है ना, प्रेफरेंसेस में कि लोगों का साइकोलॉजी का इस पे इफेक्ट होता है, लेकिन स्पेशल इन्फ्लुएंस मतलब एटमॉस्फेयर का यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ये इट्स इट्स माय मिस्टेक कि जो एग्जांपल था एसी का, वो यहाँ पे स्पेशल इन्फ्लुएंस में फिट से यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे फिट वो बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एसी की डिमांड जो हमारा समर में यहाँ पे एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जो हमारा अम्ब्रेला है उसकी डिमांड यहाँ पे रेन में यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है कि किसी एक पर्टिकुलर गुड का किसी एक पर्टिकुलर सीजन में डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है। ओके, वही एग्जांपल दे रखा है कि जो अम्ब्रेला की डिमांड है वो मुंबई में ज्यादा होगी, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे कम होगी। जो एयर कंडीशनर की डिमांड है वो हॉट वेदर में ज्यादा रहेगी, और साथ ही साथ जो इन एडिशन और एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, इन एडिशन द एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस पर्टिकुलरली प्राइसेस में हैव एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द डिमांड। वही कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, मतलब कि आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पे पहले से सेविंग करके रखेंगे, या पर्टिकुलरली किसी एक चीज का अगर शॉर्टेज हो जाएगा ना, लोग लोग जो है किसी फ्यूचर को लेके अगर ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो उसके दाम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिसीजन लोग लेंगे। अब कहना है इनका कि प्लीज नोट दैट, देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें जो मैंने की ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दो एग्जांपल आप लोगों को ये एज ए सब्जेक्टिव याद रखना है, आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये समझना है कि स्पेशल इन्फ्लुएंसेस में होता क्या है। ओके, फिर आगे कह रही है कि इन एडिशन टू द प्राइस अफेक्ट्स, ओके प्लीज नोट दैट ईच ऑफ द अबव फैक्टर, जो हमने ऊपर बहुत सारे फैक्टर देखे कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होती है, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, स्पेशल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं, दे अफेक्ट द टोटल डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड इन स्पेसिफाइड मार्केट। तो प्राइस अगर कम ज्यादा नहीं भी होती है, लेकिन ये जो आगे हमने फैक्टर्स देखे, उनमें अगर हमें बदलाव देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको डिमांड में बदलाव बदलाव देखने को मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर चीज के। While drawing a demand curve, we see the influence of only price on the total demand and assume that other factors are constant. तो इससे पहले जो हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में देखा था, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, जब हम लोग डिमांड कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, तो हम बस प्राइस को कंसिडर कर रहे थे, बस दाम को कंसिडर कर रहे थे कि दाम अगर बढ़ जाएंगे, हमने एप्पल का एग्जांपल लिया ना, कि कैसे दाम अगर 300 400 500 यहाँ पे हो जाएंगे, तो डिमांड यहाँ पे धीरे 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 कम हो जाएगी। अगर दाम कम हो जाएंगे तो डिमांड यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ने पर ही डिमांड यहाँ पे एक बढ़े, सॉरी प्राइस बढ़ने पर ही डिमांड कम हो, या प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़े। प्राइस अगर स्टेबल भी रहती है और ये जो बाकी फैक्टर्स में बदलाव आता है, तो भी आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, या तो राइट शिफ्ट करेगा या तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ओके, तो देखेंगे किस तरीके से आगे शिफ्ट ये करता है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है इतना, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आगे के पॉइंट पे यहाँ पे कैरी ऑन कर लेंगे। तो आगे का हमारा पॉइंट है कि शिफ्ट्स इन डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड कर्व में किस तरीके से शिफ्ट आएंगे, और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइजेस कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम होगी। तो इसके लिए एक्सेप्शन क्या है, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है जिनकी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले पे देखा था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के जो डिमांड बढ़ने या कम करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन फैक्टर्स में अगर बदलाव आ जाता है, तो हमारी डिमांड को जो क्या करेगी, शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, एंड तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि ये क्या है, डिमांड चेंजेस इंसेंसिवली, मतलब डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। डिमांड कर्व सीट स्टिल ओनली इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में हमने अभी डायग्राम देखा वो बस टेक्स्ट बुक में होता है। रियल लाइफ में ये जो कर्व है वो लगातार बदलती रहती है, यानी कि जो प्राइजेस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स है वो यहाँ पे लगातार बदलते रहते हैं। व्हाई डज द डिमांड कर्व शिफ्ट, अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इश्यूज अदर देन चेंज इन द गुड्स प्राइस, क्योंकि जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर चीज की, वो प्राइस स्टेबल रहने के बाद भी बाकी फैक्टर्स में यहाँ पे बदलाव देखने को मिलते हैं, इसलिए वो डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स में यहाँ पे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब एग्जाम्पल दे रखा है बुक में कि लेट अस वर्क थ्रू एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि किस तरीके से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। वी नो दैट द एवरेज इनकम ऑफ द इंडियंस रोज शार्पली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम ऑफ 2006 एंड 8। तो हमें पता है कि 2006 और 8 में जो इकोनॉमिक बूम आई थी,
उसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी बढ़ी थी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली थी, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों का इनकम यहाँ पे बढ़ गया था। बिकॉज़ देयर इज़ अ पावरफुल इनकम इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स, दिस मीन्स दैट द क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स डिमांडेड एट ईच प्राइस विल राइज़। तब क्या हुआ था कि लोगों के बीच क्या हुआ था कि ऑटोमोबाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब लोगों एक मतलब कि लोगों की इनकम बढ़ी ना, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी, लोग अब ज़्यादा खरीदने लगे, तो लोगों की ये जो पावरफुल इनकम इफेक्ट है ना, मतलब इनकम का इफेक्ट अब डिमांड पे हो गया है। देखिए, जो ऑटो अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ गई, चाहे एट ईच प्राइस, मतलब कि चाहे ऑटोमोबाइल 10 लाख में मिलती, जो 10 लाख में कार मिलती थी, उसकी भी डिमांड बढ़ गई, जो 12 लाख में मिलती थी, जो 14 लाख में मिलती थी, हर एक कार की यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे लोगों का इनकम बढ़ गया था। अब देखिए, जो ऑटोमोबाइल की प्राइस है, उसमें हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या है, जिसकी वज़ह से जो डिमांड कर्व है, वो शिफ्ट हो रहा है, वो है लोगों का इनकम। लोगों की इनकम बढ़ी, इसलिए लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी, उनके पास पैसा आया, इसलिए उन्होंने चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। जो दाम थे, वो पहले से फिक्स थे। कार के दाम में कोई बदलाव नहीं मिले, देखने को नहीं मिले। For example, if average income rose by 10%, the quantity demanded of a car at a price of 2 lakh might rise from the 10 million to 20 million units। देखिए, अब इनकम जो है, मान लीजिए अगर 10% यहाँ पे बढ़ जाती है, तो जो यूनिट है, मतलब कि जो कार यहाँ पे बेच रही हो, वो भी यहाँ पे 10% बढ़ जाएगी। मतलब पहले अगर 10 मिलियन कार बेचती थी, बिक जाती थी, तो अभी 12 मिलियन, मतलब डिमांड उतनी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की इनकम उतनी बढ़ गई है। ओके, दिस वुड बी दिस वुड बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो इस तरीके से डिमांड कर्व में शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। तो कैसे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, एक बार एक दो लाइन पढ़ लेते हैं कि क्या है। बिकॉज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड है, वही बोल रहे हैं कि क्वांटिटी में डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यहाँ पे बढ़ गई है, लेकिन प्राइस जो है वो अभी भी स्टेबल है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, ये एक्सिस में क्या दे रखा है, जो ऑटोमोबाइल की प्राइजेस है वो दे रखा है इन लाख। ठीक है, कितने लाख की ये कार है वो यहाँ पे दे रखा है, और इतनी डिमांडेड नंबर ऑफ यूनिट्स, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि देखिए, ये जो कार है ना, ये कार 14 लाख में पहले मिल रही थी। तो जब लोगों की इनकम स्टेबल थी, लोगों के पास पैसे कम आ रहे थे, यानी कि सैलरी नहीं बढ़ी थी, तब लोगों ने 24 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे। और जैसे ही इनकम उनकी बढ़ गई, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 26 है, या 4 का गैप है, मान लीजिए 28 है। तो देखिए, पहले भी 14 लाख यहाँ पे कार के जो प्राइस है, वो 14 लाख थे। यहाँ पे भी कार के प्राइस है 14 लाख है, लेकिन डिमांड जो है ना, अब बढ़ गई है। डिमांड कितनी हो गई है, देखिए 28 यहाँ पे हो गई है। मतलब कि इनकम बढ़ गया है, प्राइस स्टेबल है, फिर भी डिमांड का यहाँ पे कैसे शिफ्ट कर रहा है। वही एग्जांपल क्या लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये पूरा रफ कर देंगे, ये होगा कि डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि डिमांड कर्व राइट में कब शिफ्ट करेगा। डिमांड कर्व राइट में तब शिफ्ट करेगा जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की प्रेफरेंस बढ़े, सारी अच्छी अच्छी बातें है ना, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों की जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें। और डिमांड कब लेफ्ट में कब शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में तब शिफ्ट करेगा जब डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, महंगाई होगी, या निगेटिव निगेटिव बातें जब आएगी, तब सारी डिमांड कर्व जो आगे आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसके लिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि लोगों की इनकम यहाँ पे बढ़ गई है। ओके। अब इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ये है कि ऑटोमोबाइल की डिमांड में किस तरीके से यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखिए, ये डिमांड क्यों बढ़ेगी, है ना, डिमांड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल जो आगे मैं बताने वाली थी, ये पे बताती कि जो डिमांड कर्व है वो राइट में कब शिफ्ट हो जाएगा, राइट में तब शिफ्ट होगा जब डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जब लोगों की प्रेफरेंसेस अच्छे होंगे, जब रिलेटेड गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उनमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तब आपका जो ये डिमांड कर्व है वो यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिए, ये चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, इसे आप रट नहीं सकते हो। और समझेंगे तो आई आई प्रॉमिस कि आपको 4 से 5 मार्क के चैप्टर से मिलेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी चलती है डिमांड और सप्लाई पे है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेट इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द अंडरलाइंग। तो
द नेट इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस इज व्हाट वी कॉल अ शिफ्ट इन डिमांड। तो हमने देखा कि जो प्राइस को छोड़ के जो बाकी इन्फ्लुएंसेस है उनका नेट इफेक्ट जो है मतलब कि उनके कम ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे कर्व में शिफ्टिंग हमें देखने को मिली। द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स इज इल्यूस्ट्रेट। तो किस तरीके से हमने देखा कि ऑटोमोबाइल की डिमांड जो है अभी यहाँ पे बढ़ रही है जिसकी वजह से राइट में शिफ्ट हो गया है हमारा डिमांड कर्व। नोट दैट द शिफ्ट मीन्स दैट द मोर कार्स विल बी ब्रॉट एट एवरी प्राइस। अब शिफ्टिंग होता क्या है? आपको लगता होगा राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, लेकिन शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग मतलब कि हर एक प्राइस में, यहाँ पे प्राइस आप लोग देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे प्राइस कितनी है कि 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो हर एक प्राइस पे लोग खरीद कितना रहे हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। यानी कि देखिए, पहले क्या होता था, 8 लाख पे लोग खरीद कितना रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 8 कार यहाँ पे खरीद रहे थे, या 6 लाख पे कितने खरीद रहे थे, मान लीजिए 12 खरीद रहे थे, वो ये भी चेंज होगा। 6 लाख में खरीद कितने रहे, लेकिन 20 लोग खरीद रहे। 8 लाख में खरीद कितने रहे, देखिए 16 लोग खरीद रहे। मतलब कि हर एक डिमांड कर्व की शिफ्टिंग मतलब क्या, कि हर एक इंडिविजुअल प्राइस पे आपकी डिमांड बढ़ रही है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग इन द डिमांड। अब आगे का पॉइंट लेंगे कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि प्राइजेस अगर घट जाते हैं तो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है, और प्राइजेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो डिमांड यहाँ पे घट जाती है। ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन जरूरी नहीं, हर बार ये जरूरी नहीं है कि दाम कम होने पर ही लोग खरीदते। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दाम बढ़ने पर भी लोग खरीदते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सेप्शन क्या है। देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसे सर्टन एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड को, तो कौन से? इवन इफ द प्राइस ऑफ विस्की राइजेस डिमांड विल नॉट फॉल। है ना, हम लोगों को पता है कि विस्की, मान लीजिए विस्की के दाम जो है वो बढ़ भी जाते हैं, दुगना तिगना चौगुना कितने भी हो जाए लोग उसे कंज्यूम करते हैं, डिमांड उसकी कम नहीं होती है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड जनरली अप्लाई टू गिवन गुड्स, वेलबेन कमोडिटीज एंड वेबलेन कमोडिटीज एंड नेसेसरी आइटम्स। तो ये जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड को, वो किन किन चीजों पे अप्लाई होता है, कि वेबलेन गुड्स, गिफन गुड्स और नेसेसरी गुड्स। तो ये गुड्स होते क्या है, कि वेबलेन गुड्स मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इन गुड्स के बारे में ऐसा नहीं होता है। तो वेबलेन गुड्स, ये इकोनॉमिस्ट थे थॉर्स्टिन वेबलिन, इन्होंने इसे नाम दिया था, हु पियोनियर्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। तो ये वेबलेन गुड्स में क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन मतलब हम जानबूझकर यहाँ पे कंज्यूम करते हैं चाहे दाम कितने भी बढ़ जाए। सर्टन थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेबलेन बिकम मोर वैल्यूएबल एज देयर प्राइस राइजेस। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके दाम अगर बढ़ जाते हैं तो वो और ज्यादा वैल्यूएबल यहाँ पे हो जाती है। यानी कि थोड़ी इन शॉर्ट आपको आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ओके, व्हेन अ कमोडिटी when a commodity is expensive, its worth and utility are thought to be greater and hence demand for that commodity rises। यानी कि कोई चीज अगर महंगी हो जाती है तो लोगों को लगता है हाँ अब ठीक है कि ये महंगी हो गई, अब मेरा स्टैंडर्ड अच्छे से मेंटेन हो रहा है, और ऐसी मतलब कि उसकी डिमांड अब ज्यादा यहाँ पे बढ़ती है। दिस इज ड्यू टू द परसेप्शन दैट एक्सपेंसिव मीन्स बेटर क्वालिटी एंड पोजिशनिंग ऑफ गुड्स मेकिंग देम इन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी अफोर्डेबल बाय फ्यू। यानी कि जो इन शॉर्ट जो अमीर लोग होते हैं वही इसे अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि महंगी महंगी घड़ी होती है, महंगे महंगे कार्स होती है ना, ये सारे क्या है, ये सारे आपके वेबलेन गुड्स है। तो ये क्या होते हैं ना, ये एक्सपेंसिव यानी कि बहुत इनकी मतलब की क्वालिटी होती है, पोजिशनिंग ऑफ अ गुड्स मेकिंग देम डिस्ट्रिक्टेड, है ना, क्वांटिटी में बहुत कम होती है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है इसका। अफोर्डेबल बाय फ्यू, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इसे खरीद सकते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल है आपका जो बहुत महंगे महंगे आपके मोबाइल फोन्स हो गए, डिजाइनर बैग्स हो गए, ये सारे वेबलिन गुड्स है। तो ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि इनकी दाम बढ़ने पर भी लोग इसे खरीदते हैं। ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड में फिक्स फिट नहीं बैठता है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइजेस कम होंगे तभी लोग खरीदेंगे। दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द डेविएशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक डेविएशन है लॉ ऑफ डिमांड को, डेविएशन यानी कि एक्सेप्शन है। अब देखिए दूसरा एक सिंपल सा मतलब, वेबलेन गुड्स वो लोग खरीदते हैं जिन्हें लगता है कि ज्यादा महंगे होने की वजह से प्रेस्टीज क्रिएट होता है, तो इनकी वजह से इस सोच की वजह से इनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है। दूसरा होता है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स मतलब होता है कि ये गुड्स क्या होते हैं, कि इंफीरियर गुड्स होते हैं, मतलब कि जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं वो वो इसे खरीदते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझेंगे। दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय सर रॉबर्ट गिफन। तो रॉबर्ट गिफन सर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। दीज आर कमोडिटीज दैट आर इंफीरियर इन कंपेयर टू द लग्जरी आइटम्स। जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, हमने देखा जो कार्स होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में ये इंफीरियर होते हैं, यानी कि इतने सुपीरियर नहीं होते, क्वालिटी में उनका जो लग्जरी आइटम्स के हिसाब से कम होते हैं। However,
अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ गिवन गुड्स इज दैट व्हेन देयर प्राइसेस राइज सो डज देयर डिमांड। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है ना, उनके बारे में एक बात क्या है कि अगर उनके दाम यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो उनकी डिमांड भी यहाँ पे बढ़ जाती है। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि अ हाउस होल्ड इज कंज्यूमिंग अ राइस। तो एक घर है जो 10 किलो राइस यहाँ पे खरीदता है, चावल यहाँ पे खरीदता है जो 10 रुपए में आता है, यानी कि टोटल 100 रुपए हो गए। एंड पोटैटोज 10 केजी एट 20 रुपीज पर केजी, और आलू भी यहाँ पे खरीदता है 10 किलोग्राम जो 20 रुपए पर किलोग्राम आता है, तो टोटल 200 रुपए हो गए। एंड स्पेंडिंग 300 पर मंथ। तो एक मंथ में वो कितना खरीदता है, 10 किलो आलू यहाँ पे खरीदता है जो 20 रुपए पर केजी से मिलता है, और 10 किलो यहाँ पे चावल खरीदता है जो कि 10 रुपए केजी से मिलता है। अब क्या हुआ ना, अब द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 टू 12। अब क्या हो, जो चावल है उसके दाम बढ़ेंगे, पहले 10 रुपए थे अब 12 रुपए हो गए। एंड देयर कंजम्पशन विल नॉट डिक्रीज। लेकिन उनका जो हाउस जो लोग है उस घर के, उन्होंने वो चावल खाना कम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोटैटो खाना कम कर दिया। मतलब दे विल कंज्यूम द लेस पोटैटोज। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो 10 किलो राइस थे उसको बढ़ा के 12 किलो कर दिए, तो यानी कि 120 रुपए हो गए। और पोटैटो जो पहले 10 किलो खाते थे उसे 9 किलो कर दिए, यानी कि 180 रुपए यहाँ पे हो गए। मतलब क्या, देखिए उनका जो खर्चा था पूरा 300 रुपए। अब 300 रुपए, अब पहले भी 300 रुपए होता था, अभी भी 300 रुपए हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके लिए गिफन गुड्स क्या है, उनके लिए गिफन गुड्स है राइस। ठीक है, राइस यानी कि देखिए मतलब कि उन्होंने अपने जो हमारे डेली उन्होंने अपना जो कंजम्पशन है उसे कम नहीं किया। भले उसके दाम बढ़ जाए, उन्होंने दूसरे चीज का यहाँ पे कंजम्पशन करना कम कर दिया, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज के बारे में कंजम्पशन करना कम नहीं किया। तो इसे बोलते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, तो इंफीरियर और गिफन गुड्स आर एक्सेप्शन टू द डिमांड ऑफ लव। द गिफन गुड्स नोशन शोन बाय द इरिश पोटैटो। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि इरिश पोटैटो फेमिन, यहाँ पे एक फेमिन मतलब कि एक फेस्टिवल जैसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोटैटो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उनकी स्वीट डिश होगी कोई, irish cuisine स्वीट डिश है। when the price of the potatoes rose during the potato famine, people spend less on luxury items। जब यहाँ पे उस फेमिन में, उस फेस्टिवल में पोटैटो की डिमांड है ना, फेस्टिवल में पर्टिकुलर चीज की डिमांड यहाँ पे अगर बढ़ जाती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोटैटो खाना कम नहीं किया। भले ही डिमांड ज्यादा है पोटैटो की तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने दाम बढ़ने के बाद भी यहाँ पे डिमांड कम नहीं किया। उन्होंने अपने जो दूसरे एक्सपेंस थे, यानी कि जो मीट वो खाते थे, या जो बाकी यहाँ पे कुछ लग्जरी आइटम्स हो गए, तो उनका कंजम्पशन कम किया, लेकिन पोटैटो खाना बंद नहीं किया। एंड ब्रॉट मोर पोटैटोज टू कीप देयर इन डाइट। और ज्यादा से ज्यादा पोटैटो इन्होंने यहाँ पे खाए। वही ये एग्जांपल है कि देखिए सिंपल से एग्जांपल है, आप लोगों को लगता होगा ये जो वेबलिन गुड्स है ना, वेबलिन गुड्स उन लोगों के लिए जो बहुत ही अमीर है, और गिफन गुड्स उन लोगों के लिए जैसे मिडिल क्लास, जैसे कि हम जैसे लोग। ये बस कैटेगरी है, आपका इनकम लेवल के हिसाब से इन गुड्स को यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये होता है आपका, ये भी इससे क्या है ना, एक्सेप्शन है। अब आगे का पॉइंट है हमारा कि नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो बेसिक गुड्स होते हैं, चाहे कितने भी महंगे हो, लोग इसे खरीदते हैं। तो एंड अनदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज द परचेस ऑफ नेसेसिटीज एंड द बेसिक आइटम। है ना, जो बेसिक आइटम जैसे कि मेडिसिन हो गया, या शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, ये महंगे भी हो जाते हैं, दवाइयाँ है ना महंगी होती है तो भी हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि हर कोई बचना चाहता है। पीपल विल कंटिन्यू टू परचेज देम। द प्राइसिंग ऑफ दिस आइटम हैज नो इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर देम। चाहे दवाइयाँ कितनी भी महंगी हो, कोरोना में हमने देखा कि 10 रुपए की दवा जो है वो यहाँ पे 100 रुपए में मिलती थी, फिर भी लोगों ने इसे खरीदा, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती है, जैसे कि डेली लाइफ में हमारा, आप लोग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, इनके दाम अगर बढ़ भी जाते हैं तो डिमांड में इतनी सिग्निफिकेंट फॉल आपको, मतलब डिमांड में इतनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज। यहाँ पे गवर्नमेंट एक बेसिक रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज है इनके दाम कंट्रोल करने की कोशिश सरकार यहाँ पे करती है, ताकि ये बढ़े ना, है ना। क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, महंगाई यहाँ पे बढ़ जाएगी, और महंगाई के अपने अलग ही निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो आगे का एक छोटा सा पॉइंट है चेंज इन इनकम। अब इनकम में बदलाव होने की वजह से किस तरीके से यहाँ पे डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हमें देखने को मिलेगी ना। अब क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है कि डिमांड जो होती है ना वो डिपेंड करती है ज्यादा कि आपका इनकम कितना है। प्राइस से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कोई मतलब है क्या। देखिए आपकी सैलरी अगर 50,000 है, और आपको कोई बोलेगा कि आप जो कोई महंगी कार खरीद लीजिए, तो मर्सिडीज खरीद लीजिए, तो आपको कोई मतलब है मर्सिडीज कितने में मिलते हैं, आपको खरीदनी ही नहीं है ना। आपको कोई लेना देना है कि उससे नहीं। मतलब क्या कि प्राइस से ज्यादा डिपेंड करता है किसी चीज की डिमांड की आप लोगों का इनकम कितना है। वही बोल रहे हैं कि इनकम में अगर बदलाव आता है तो किस तरीके से प्राइस में सॉरी, डिमांड में बदलाव आएगी। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में अल्टर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इनकम। अगर चेंजेस में बदलाव, इनकम में बदलाव होगा,
इनकम में चेंजेस होगी तो डिमांड में भी यहाँ पे चेंजेस होंगे। इफ हाउस होल्ड्स इनकम राइजेस दे में परचेस मोर थिंग्स रिगार्डलेस ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। है ना? मान लीजिए अगर लोगों की इनकम यहाँ पे बढ़ जाती है और उसके साथ साथ किसी पर्टिकुलर चीज के दाम भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, फिर भी लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ी है। तो यही होता है कि इनकम अगर बढ़ जाती है तो प्राइस अगर बढ़ जाती है, फिर भी लोग यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। सिमिलरली इफ देयर इनकम हैज रिड्यूस्ड इंडिविजुअल्स मे पोस्टपोन परचेसिंग अ गुड्स इवन दो इट्स प्राइस हैज डिक्रीज। इसका उल्टा भी होता है। जरूरी नहीं है कि अगर इनकम बढ़ने पर ही लोग खरीदे। इनकम अगर कम हो जाती है, मतलब जरूरी नहीं है कि इनकम कम हो जाए तभी आप लोग यहाँ पे परचेस करें। इनकम यहाँ पे कम भी हो जाती है तो भी इंडिविजुअल क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं खरीदना, चाहे दाम कितने भी कम क्यों ना हो। है ना? मतलब ये डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। ओवरऑल यहाँ पे क्या है, एज अ रिजल्ट चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम पैटर्न में बी कंसिडर एज ए एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए, जो लोगों का इनकम है वो भी यहाँ पे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड को। मतलब क्या, हमने पहले देखा था कि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, इनकम कम हो जाएगी तो लोग कम खरीद सॉरी इनकम बढ़ जाएगी तो लोग, हाँ वही, इनकम बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, कम हो जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर लोग कम हो जाएंगे तो भी पोस्टपोन कर देंगे। है ना? मतलब कि लोगों की इनकम कितनी है, ये डिपेंड करता है कि लोगों की डिमांड कितनी रहेगी। ओके, तो ये भी एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड को। तो लॉ ऑफ डिमांड को लेके कितने सारे एक्सेप्शन है, आपका चेंज इन इनकम है, नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज है, फिर आपका गिफन गुड्स है और आपका वेबलेन गुड्स है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पार्ट 2 खत्म होता है। एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, रिवाइज हम लोग यहीं पे कर लेंगे क्योंकि ऊपर आपका, चलिए, तो हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर देखे जो डिमांड को आपके अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट की साइज कितनी है, लोगों की इनकम कितने हैं, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स कितने हैं, लोगों के टेस्ट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होता है, हम लोग यही से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे, देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इनकम हो गया, साइज ऑफ मार्केट हो गया, प्राइजेस हो गया, है ना, इंडिविजुअल और सोशल टेस्ट वगैरह, स्पेशल इन्फ्लुएंसेस हो गया, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो डिमांड कर्व है वो प्राइस स्टेबल रहने के बाद भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो रीजन क्या क्या है कि डिमांड कर्व जो है वो हमारी शिफ्ट हो जाती है, तो उसके लिए रीजन क्या क्या है। रीजन है कि लोगों के इनकम में बदलाव है, पॉपुलेशन में बदलाव है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव है, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बदलाव है। और यहाँ पे देखा हमने ना, शिफ्ट किस क्यों शिफ्ट होती है, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स की इनकम, पॉपुलेशन, प्रेफरेंसेस, रिलेटेड गुड्स के दाम कितने हैं, इन सारी चीजों में यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। प्राइस स्टेबल रहती है, लेकिन इन फैक्टर्स में बदलाव होने की वजह से यहाँ पे डिमांड कर्व में हमें शिफ्ट देखने को मिलती है। जो एग्जांपल देखा ना हमने, यहाँ पे देखिए, कार कार के प्राइस 14 लाख के रहे, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़े तो प्राइस स्टेबल रहे, लेकिन लोगों की इनकम बढ़े तो यहाँ पे डिमांड अपने आप बढ़ गई। तो आगे क्या है कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, वहां पे हमने देखा कि वेबलेन गुड्स क्या होते हैं। वेबलेन गुड्स यानी कि कॉन्स्पिक्यूस, महंगी भी हो जाती है चीज लो तो भी लोग खरीदते हैं। गिफन गुड्स भी वही होता है, और नेसेसरी गुड्स, ये सारे गुड्स क्या होते हैं, और इनकम चेंजेस। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। देखिए, वन लाइन में मैं आपको बता दूं, अगर बताना चाहूंगी तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर दाम बढ़ बदल जाते हैं तो यहाँ पे डिमांड कर्व सेम रहती है। देखिए, ऊपर ये डायग्राम है, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए कि प्राइस अगर बदलती है, ये दाम अगर यहाँ पे बदलते हैं तो डिमांड कर्व यहाँ पे सेम रहती है। दाम दाम बदल रहे हैं, डिमांड तो नहीं बदल रही है, तो डिमांड कर्व यहाँ पे सेम रहेगी। लेकिन अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, टेस्ट बढ़ेगी, रिलेटिव गुड के दाम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ना वो एंटायरली शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कंज्यूम की है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे दाम से कोई मतलब नहीं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे पार्ट 2 आपका खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मुझे पता है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा रहा है तो एक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं और डिटेल में इसे समझने की कोशिश समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।